हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर टॉपिक है, जिसमें तीन महत्वपूर्ण सिद्धांत है। पहला है आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, दूसरा है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये तीनों टॉपिक जो है आपका एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो है इस चैप्टर में ये टॉपिक जो है, इसमें हमेशा क्या होते हैं, आप लोग कन्फ्यूजन रहते हैं। इसीलिए अगर आप भी कन्फ्यूजन है तो अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सारा कन्फ्यूजन पूरा वीडियो अंत तक बने रहिए। सारा का सारा पूरा कन्फ्यूजन जितना भी है आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहिए और लास्ट तक अच्छी तरीके से इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए क्लास को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ देखेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था बच्चे को लेकर के। तो सबसे पहले इसका परिचय, ठीक है, जीन पियाजे के बारे में। तो जीन पियाजे जो है ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इसे किसका जनक कहा जाता है? तो जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी या ज्ञान मीमांसा का जनक कहा जाता है। ये जो है ये बच्चों के मानसिक विकास के बारे में अध्ययन किया है, ठीक है। अब जो है इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं दी है, कॉन्सेप्ट दिए। तो सबसे पहले बच्चे को उन्होंने क्या कहा? नन्हे वैज्ञानिक कहा। तो पियाजे का क्या मानना था कि बच्चे जो है वो ज्ञान का निर्माण क्या करते हैं? खुद से करते हैं, यानी करके सीखता है, ठीक है। मतलब वो वातावरण, अपने आस पड़ोस परिवेश से अंतःक्रिया करके खोजबीन करके सीखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसकी माँ क्या कहते हैं? जैसे मान बच्चे को कोई चीज़ शुरू में कुछ पता नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि वो जैसे कुत्ता देखता है तो कुत्ता देखता है तो उसके जो चार पैर होते हैं, तो एक कुत्ते के कोई भी चीज़ हो, कुत्ता हो, कोई भी एग्जाम्पल घोड़ा हो, तो वो जब पहले देखता है तो उसका इमेज दिमाग में बन जाता है। तो कोई भी चीज़ का जब उसके अंदर में दिमाग बन जाता है संरचना का, तो इसी को हम लोग स्कीमा कहते हैं, ठीक। समझ में आ गया। अब अनुकूलन देखेंगे। अनुकूलन क्या है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना, वही वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। यह दो प्रकार के होता है, एक आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजन। आत्मसातीकरण क्या होता है कि जब बच्चा अपने पुराने ज्ञान को बिना बदलाव के नई जानकारी से जोड़ लेता है तो इसे आत्मसातीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या होता है कि जैसे सबसे पहले बच्चे कुत्ते को देखा है, चाहे कोई भी चीज़ जानवर हो, कुत्ते हुआ, घोड़ा हुआ, बकरी हुआ, ठीक है। तो पहले देखा तो उसमें देखता है कि इसके चार पैर हैं, तो चार पैर वाला जानवर ही क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए पहले घोड़ा देखा तो वो दूसरे जानवर को भी घोड़ा समझेगा, या बकरी देखा पहले तो दूसरे जानवर को भी बकरी देखेगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आत्मसातीकरण, ठीक। मतलब क्या होता है कि अपने पुराने ज्ञान में कोई मतलब बिना बदलाव किए बस नई चीज़ों को जोड़ लेता है, ठीक है। तो इसको आत्मसातीकरण कहते हैं। अब आता है आपका समायोजन, ठीक है, एक्मोनेटेशन। जब पुराने ज्ञान से काम नहीं चलता है, जैसे कि मान लीजिए वो दिमाग लगा कि ये बकरी के तरह दिखता है तो ये भी बकरी हो जाएगा। जब ये सही नहीं होता है तो उसमें परिवर्तन करता है, ठीक कि नहीं। वो जो होता है कुत्ते और बकरे में क्या अंतर होता है कि बकरी का पूँछ छोटा होता है जबकि कुत्ते का पूँछ बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। तो जब ये अंतर कर लेता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आप आते हैं साम्य धारण। साम्य धारण क्या है कि आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच संतुलन स्थापित करना। जब वो दोनों के बीच अंतर कर लेता है तो इसी को ही साम्य धारण कहते हैं, ठीक। अब आता है संरक्षण। संरक्षण क्या कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि ये जैसे संरक्षण में कोई दो बर्तन लिए, ठीक है, क्या लिए? दो बर्तन लिए, ये एकदम सेम साइज का, जिसमें दोनों द्रव्यमान दोनों का बराबर है, ठीक है। क्या है? एक ऐसे बर्तन हुआ और एक ऐसे बर्तन हुआ, और इसमें जो है दोनों का द्रव्यमान क्या होता है? बराबर होता है। इसमें पानी भरेंगे तो दोनों का बराबर इसमें द्रव्यमान का पानी आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को अगर जब बच्चे समझ लेता है कि आकार बदलने से उसके मतलब द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो जब ये समझ जाता है तो उसी को हम लोग संरक्षण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया।
अब आपका नेक्स्ट है ये क्या कहते हैं कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएँ कि बच्चे जो है का विकास किस अवस्था में क्या-क्या होता है। तो देखिए जन्म से 2 वर्ष जिसे क्या कहते हैं इंद्रियगामक एंड सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या होता है वस्तु स्थायित्व, मतलब वस्तु का इमेज दिमाग में बैठ जाता है इस अवस्था में। तो इस अवस्था की अवधि कितना होता है जन्म से लेकर 2 वर्ष, ठीक है। और इसमें क्या होता है 2 से 7 वर्ष जिसे पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है जीववाद, अहम केंद्रिता और अनुकर्मिता। जीववाद में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि बच्चे निर्जीव चीज़ों को भी सजीव मानने लगता है, ठीक है। वो भी समझता है कि जैसे मेरे अंदर जान है, हम बोल सकते हैं, तो वो भी चीज़ जान सकता है। और अहम केंद्रिता क्या होता है कि इसमें मैं क्या करता है, उन्हें लगता है कि ये क्या लगता है कि मतलब जैसे वो सोचता है कि जैसे हम सोचते हैं दुनिया भी मेरी तरह ही सोचता है, उसे ही अहम केंद्रिता कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसकी अवधि कितना है 7 से 11 वर्ष, ठीक है। इसके इसमें इस अवस्था में क्या-क्या परिवर्तन होता है तो देखिए मूर्त तार्किक सोच संरक्षण यानी मूर्त तार्किक मतलब क्या होता है कि चीज़ें सामने रहेगा तभी उसके बारे में सोच सकेगा, तर्क कर सकेगा, ठीक है। संरक्षण तो मैं बता दीजिए कि द्रव्यमान ये आकार बदलने से द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका लास्ट जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अमूर्त चिंतन और वैज्ञानिक मतलब इसमें चीज़ें सामने रहे चाहे नहीं रहे उसके बारे में आराम से तर्क करता है, ठीक है। क्योंकि इसमें बच्चे क्या हो जाता है एडल्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो है ये जो इन्होंने बताया बच्चों के बारे में कि कैसे-कैसे बच्चों का विकास होता है, तो इसमें जो आया कुछ और मनोवैज्ञानिक आया जिन्होंने इसका आलोचना किया है कि नहीं ये जो बताया ये पूर्णतः बच्चों के विकास में फिट नहीं बैठता है। जैसे एक मनोवैज्ञानिक है मार्टिन ह्यूजेस, इन्होंने कहा कि कम उम्र में क्षमता। इनका मानना था कि पियाजे ने बच्चों की क्षमता को कम करके आंका है। यदि बच्चे को सही संदर्भ या सरल भाषा में समझाया जाए तो वो कम उम्र में भी जटिल कार्य कर सकता है। ये देखिए बिल्कुल ये बात तो सही है क्योंकि अभी आप लोग कभी-कभी वीडियो में देखते रहिएगा यूट्यूब या शॉर्ट वीडियो में कि छोटे-छोटे बच्चे होता है वो बड़े-बड़े क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं। जैसे साइंस 11th-12th के हुआ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या आर्ट्स हो गया। तो ये क्या होता है छोटे-छोटे बच्चे उसको पढ़ाते हैं क्योंकि उसको उस तरीके से माहौल दिया गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि सांस्कृतिक अनदेखी। पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश को विकास में बहुत कम महत्व दिया क्योंकि उन्होंने शुरू में बताया कि बच्चे क्या करते हैं खुद से करके सीखते हैं, उसके किसी की ज़रूरत नहीं होती, जबकि ये गलत होता है क्योंकि बच्चे जो है अनुकरण करके भी सीखते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये जीन पियाजे के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अब आते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, ठीक है। तो ये देखिए क्या है ये परिचय, इसका परिचय कोहलबर्ग ने यह जानने का प्रयास किया कि इंसान में सही और गलत की समझ का विकास कैसे होता है। इन्हें इसके लिए उन्होंने हाइजीन क्या कहते हैं हिंज डायलेमा नामक एक प्रसिद्ध नैतिक कहानी का प्रयोग किया, ठीक है। इन्होंने जो है कोहलबर्ग ने 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बांटा, प्रत्येक स्तर में 2 अवस्थाएं दी है उन्होंने, ठीक है। पहला स्तर है जिसे पूर्व संक्रियात्मक नैतिक, इसकी जो टाइम पीरियड होता है आपका 4 से लेके 10 वर्ष तक। इस अवस्था में क्या-क्या परिवर्तन होता है तो देखिए इस अवस्था में होता है आपका इस स्तर में कि इस स्तर पर नैतिक बाहरी कारक जैसे सजा और पुरस्कार पर निर्भर करता है, ठीक है। इस अवस्था को जो 2 भागों में बांटा है तो अवस्था नंबर 1 इसमें क्या होता है आज्ञा पालन और सजा का उन्मुखीकरण। जैसे काम केवल इसके लिए करना ताकि सजा से बचा जा सके। तो इसे मतलब क्या करते हैं इसमें इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो इसलिए करता है कि अगर हम नहीं करेंगे काम तो क्या मिलेगा दंड मिलेगा। तो वो सजा से बचने के लिए जो काम करता है उसे क्या कहते हैं आज्ञा पालन और सजा के उन्मुखीकरण। ये पूछ देगा क्वेश्चन में कि जो ये सजा से बचने के लिए कार्य किया जाता है तो किस अवस्था में क्या होता है अवस्था नंबर 1। तो उस अवस्था का नाम क्या है आज्ञा पालन और सजा का उन्मुखीकरण, ठीक। अब नेक्स्ट अवस्था है आपका व्यक्तिवाद और विनिमय, जिसे टिट फॉर टैट कहते हैं, यानी जैसी करनी वैसी भरनी। मतलब कहने का मतलब होगा कि
बच्चे क्या करता है कि तुम अगर हम मुझे एक रोटी दोगे तो कल भी मैं तुम्हें एक रोटी दूंगा, अगर तुम मुझे आज खेलने के लिए खिलौने दोगे तो कल भी मैं तुम्हें खिलौना दूंगा। ठीक, तो स्तर 1 कंप्लीट। अब स्तर नंबर 2। ठीक, स्तर नंबर 2 क्या नाम क्या है, तो आपका पारंपरिक नैतिकता। इसकी अवस्था क्या होता है 10 से 13 साल। इस स्तर में क्या है कि इस स्तर पर बच्चा समाज के नियमों, परंपराओं और दूसरे की अपेक्षाओं के अनुसार नैतिक फैसले लेता है। ठीक है, अब इसके अवस्था नंबर 3 में देखें कि अच्छा लड़की अच्छा लड़का का उन्मुखीकरण। इसमें अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अच्छा बनने के लिए बहुत कोशिश करता है कि हम क्या करें कि समाज के नज़रों में हम अच्छा कहलाएं, मतलब अपने आप खुद की तारीफ इसे बहुत पसंद आता है इस अवस्था में। ठीक, नेक्स्ट अवस्था है आपका अवस्था नंबर 4, जिसे कानून और व्यवस्था का उन्मुखीकरण। इसमें क्या करता है, वो अच्छा दिखने के लिए क्या करता है कि जो समाज का रूल रेगुलेशन कानून वगैरह होता है समाज में, तो वो अच्छे तरीके से पालन करता है। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब आते हैं आपका स्तर नंबर 3। स्तर नंबर 3 क्या है कि उत्तर पारंपरिक नैतिकता। इसकी जो ये टाइम पीरियड होता है आपका 13 वर्ष से ऊपर। इस अवस्था में क्या है कि इस स्तर में नैतिकता कानून के ऊपर उठकर व्यक्तिगत मूल्य, मानव अधिकार और अंतरात्मा पर आधारित होती है। ठीक है, अब ये तीसरा स्तर को 2 भागों में बांटा गया, अवस्था नंबर 5 और अवस्था नंबर 6। तो अवस्था नंबर 5 में क्या है कि सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। ठीक है, इस अवस्था में क्या है कि नियम जो है, जो भी नियम बनाए, इसमें क्या होता है उस वाला अवस्था में कि जो भी नियम बनाए वो सही है, लेकिन वो इस अवस्था में क्या करता है, उसके बारे में तर्क करने लगता है कि वो सही है कि गलत है, अगर गलत है तो क्यों ऐसा बनाया गया, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये आपका अवस्था नंबर 5 में आ जाएगा। अब अवस्था नंबर 6 में क्या आता है कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति अपने खुद के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों। अब आपका अगला है अवस्था नंबर 6, जिसे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत का उन्मुखीकरण कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति अपने खुद के आंतरिक नैतिक सिद्धांतों के आधार पर फैसले लेता है। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में क्या करता है व्यक्ति कि वो खुद पे डिपेंड करता है कि वो खुद खुद के लिए क्या सही है और वो क्या गलत है, वो खुद डिसाइड करता है, चाहे समाज में वो चीज़ कि समाज के खिलाफ क्यों ना हो, उससे उसको कोई मतलब नहीं, जो उसे अच्छा लगेगा वो खुद करेगा। ठीक है, समझ में आएगा। अब इसके भी सिद्धांत के आलोचना किए हैं, जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक जैसे कैरल गिल्गिन। ठीक है, कैरल गिल्गिन की आलोचना, कैरल गिल्गिन ने यह कहकर आलोचना की कि कोहलबर्ग का सिद्धांत लिंग पक्षपाती है। महिलाओं और लड़कियों की नैतिकता केवल न्याय तक सीमित नहीं है, बल्कि वे देखभाल, दया और आपसी संबंध पर आधारित होती है। ये किसने कहा, कैरल गिल्गिन ने उसकी आलोचना में। अब नैतिक चिंतन बनाम आचरण। केवल यह कह देना कि कोई व्यक्ति किस नैतिक स्तर का सोचता है, यह गारंटी नहीं देता कि असल जीवन में वैसा ही आचरण होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट आपका लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है, तो लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अब परिचय क्या है, तो ये रूस के मनोवैज्ञानिक है। उनका मानना था कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो कि विकास अकेले नहीं होता है। ठीक, बल्कि वो जो है इसमें, जबकि वो ये जिन पियाजे ने कहा था कि संज्ञानात्मक विकास बच्चे में अकेले होता है, जबकि उन्होंने कहा नहीं, इसमें जो है बल्कि वो अपने समाज, सांस्कृतिक और भाषा के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। ठीक है, ये कहता है कि बच्चे जो है सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है, जबकि उन्होंने क्या कहा था कि बच्चे करके सीखता है। ठीक, समझ में आ गया। मतलब कहने का मतलब है इसके सिद्धांत के अनुसार कि वो जैसे संस्कृति में रहेगा, जैसे समाज में रहेगा, उसके अनुसार वो ढल जाएगा, वैसे भाषा सीखेगा। जैसे क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या है कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, तो हम लोग के लिए इंग्लिश कितना टफ रहता है, वहीं अगर हम वेस्टर्न देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड हुआ, और वहाँ के देशों के बच्चों, छोटे छोटे बच्चों से अगर पूछे तो वो अंग्रेज इतना फराटेदार बोलते हैं,
क्योंकि उसकी भाषा क्या हो जाता है, वहाँ की उसकी ये बोली हो जाती है, इसीलिए वो सीख जाता है, ठीक, क्योंकि अर्जन किया हुआ वो भाषा होता है। अब जो है इनकी मुख्य अवधारणाएं कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी, तो एम के ओ जिसे मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक ज्ञानी अन्य, ठीक है। एम के क्या है कि वह व्यक्ति जो किसी विशेष कार्य में सीखने वाले से अधिक समझदार, ज्ञानी या कुशल हो, जैसे शिक्षक, माता पिता, ठीक है। जैसे मतलब कहने का मतलब है कि जो मान लीजिए एक बच्चा, ठीक, बच्चे को सिखा रहे, तो बच्चे को जो सिखा रहे हैं एक टीचर, तो कहीं ना कहीं वो टीचर वो चीज़ पहले से ही जानते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एम के ओ, ठीक। अब आते हैं जेड पी डी का पूरा नाम क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है फुल फॉर्म कि एम के ओ का फुल फॉर्म क्या है, जेड पी डी का क्या है। तो हम देखें जेड पी डी क्या है कि यह वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर किसी मदद की से जो बच्चा कर सकता है के बीच के अंतर को ही बीच के अंतर या क्षेत्र को ही जेड पी डी कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि बच्चा यहाँ तक आ गया, अब उसको यहाँ तक कोई काम के लिए यहाँ तक पहुँचना है, ठीक, तो वो पहुँच नहीं सकता है, तो ये दोनों के बीच जो गैप होता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं जेड पी डी। और जो अब यहाँ तक उसको पहुँचा देता है, उसी को हम लोग कहते हैं पाड़ या ढांचा, यानी इसके फोल्डिंग, ठीक। तो इसमें क्या देखिए कि क्या लिखा है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान किसी अनुभवी व्यक्ति द्वारा बच्चों को दी जाने वाली अस्थायी मदद या मार्गदर्शन को ही ये क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है आपका ये क्या चीज़ है कि आरेख संकेत जेड पी डी और ये क्या चीज़ है आपका जेड पी डी और इसके फोल्डिंग की संरचना। वास्तविक विकास स्तर अकेले किया गया कार्य, जेड पी डी समाविष्ट विकास के क्षेत्र या स्कैफोल्डिंग मचान दी जाती है, ठीक है, संभावित विकास का क्षेत्र। अब आते हैं आपका ये वाइगोत्स्की और भाषा, क्या चीज़ है, वाइगोत्स्की और भाषा, ठीक है। देखिए वाइगोत्स्की ने भाषा और को विकास का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण माना। उन्होंने बच्चों की बोली को 3 रूपों में विभाजित किया, सामाजिक भाषण, निज भाषण और आंतरिक भाषण। ये तीनों पॉइंट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए सामाजिक भाषण जो है उसकी पीरियड कितना होता है, तो लगभग 2 वर्ष। इसमें क्या होता है कि जब बच्चा बाहरी दुनिया और लोगों से बात करने के लिए भाषा का उपयोग करता है, तो इसे सामाजिक भाषण कहते हैं, ठीक। निज भाषण क्या कहते हैं, इसकी अवधि कितना है, लगभग 3 से 7 वर्ष। जब बच्चे जोर जोर से खुद से बातें करके अपने कार्य को दिशा देता है, जैसे खिलौना जोड़ते समय खुद से बोलना, नोट पिया, जैसे अहम केंद्रित भाषण कहते हैं। जैसे ये निज भाषण को पियाजे ने क्या कहा, अहम केंद्रित। इसमें क्या कहता है कि बच्चा खुद से बात करके वो अपने से बात करता है कि ये कैसे हुआ, एक खिलौना में ये खिलौना क्यों नहीं बोल सकता है, जब वो खुद से बात करने लगता है तो इसे निज भाषण कहते हैं, ठीक है। अब आंतरिक भाषण क्या है, इसकी अवधि है 7 वर्ष के बाद, जब यह आवाज़ मन के अंदर ही चलने लगती है और बच्चा बिना आवाज़ के मन में सोचता है, तो इसे ही आंतरिक भाषण कहते हैं, ठीक। अब होता है आलोचनात्मक, यानी कुछ किसने कैसे आलोचना किया, तो जैविक कारक की उपेक्षा। वाइगोत्स्की ने जैविक परिपक्वता और उम्र के प्रभाव को बहुत कम महत्व दिया और सारा जोर सामाजिक कारकों पर डाल दिया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अस्पष्टता, इनके कुछ मॉडल जैसे जेड पी डी की सटीक समय तय नहीं करना को प्रयोगात्मक रूप से मापना और परिभाषित करना कठिन माना जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो है ये तीनों टॉपिक कंप्लीट हो गया, जो आपको 2 घंटा में नहीं मिलता, हमने उसको लगभग आपको ये 20 मिनट में कंप्लीट कर दिया, ठीक है। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तीनों पॉकेट ये तीनों जो आपका सिद्धांत है आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ये भी क्वेश्चन अब नहीं छूटेगा, क्योंकि इस चैप्टर से जो है आपको जो है इससे हमेशा ये तीनों मिला के अगर बात करें तो कम से कम 10 नंबर हमेशा पूछे जाते हैं। कितना नंबर, 10 नंबर। इसलिए इस चैप्टर को जो है ना हम लोग इसे CDP का रीड भी कहते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, कुछ डाउट हो तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर अच्छा लगे
तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।